हेलो बच्चों। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीपल इनहेरिटेंस पर फिर से एक बार काम किया था, देखा था कि वो किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम में, और कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होता है इन केस ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस। मोस्ट प्रोबेबली चलो इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस एंड करेंगे, ख़त्म करेंगे। एक दो टॉपिक है वो हम लोग इसमें डिस्कस कर लें। तो शुरुआत करेंगे आज के टॉपिक का वर्चुअल बेस क्लास। इससे होता क्या है, जरूरत इसका क्यों पड़ता है, उसको समझने के लिए एक चीज हम बताते हैं कि कोई ऐसा सिचुएशन हो सकता है प्रोग्रामिंग में जब हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस परफॉर्म कराते हैं, तो केस ऑफ एम्बिग्यूटी या एम्बिगियस केस जनरेट हो सकता है मल्टीपल इनहेरिटेंस के केस में। उसको एक एग्जांपल से समझो। जैसे मान लो अगर हम कहते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, सपोज करो एक बेस क्लास है। अब यहाँ से हायरार्किकल इनहेरिटेंस हमने परफॉर्म कराया। मान लो इससे हमने दो क्लास इनहेरिट कराया, D1 और D2। ये बेस क्लास है, हमने दो इससे क्लास डिराइव करा D1 और D2, और फिर यहाँ से हम लोग एक नेक्स्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस के रूप में इनहेरिटेंस इनहेरिट कराते हैं, प्रॉपर्टी इनहेरिट कराते हैं D3 में। तो यहाँ एक केस ऑफ एम्बिग्यूटी आ जाएगा कि D3 जो है इसको बेस का विजिबल होगा दो कॉपी, क्योंकि ये क्लास D1 और D2 दोनों से इनहेरिट हुआ है, और ये D1 और D2 दोनों में बेस का कॉपी रहेगा। इनहेरिटेड जो भी मेंबर इनहेरिटेबल है बेस का, वो तुम्हारा उसका कॉपी D1 में भी होगा, D2 में भी होगा। तो अगर मान लो D3 उन मेंबर को यूज करना चाहता है तो कैसे करेगा? वो उसको समझ में नहीं आएगा कि भाई किसका हम यूज करें, D1 का यूज करें कि D2 का यूज करें, वो कॉपी जो बेस का दोनों में मौजूद है। इसको चलो एक एग्जांपल से हम समझाते हैं। जैसे मान लो हम लोग एक प्रोग्राम कंसीडर करते हैं, जैसे चलो हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। हमने एक क्लास बनाया बेस, ठीक है भाई। पब्लिक पब्लिक में रख लिए एक डेटा INTA, ठीक है, और ये क्लास बंद कर दिए। चलो इतना ही डेफिनेशन इस क्लास का। नेक्स्ट चलो आते हैं कि एक क्लास D1 बनाते हैं। क्लास D1 पब्लिक बेस, और इसमें हम प्राइवेट या पब्लिक जिसमें चाहें डेटा डिफाइन कर सकते हैं। तो चलो पब्लिक में ही रख लें ताकि ऑब्जेक्ट से काम कर लें हम लोग उस पर। INTB, और इसको भी हम लोगों ने यहीं पर बंद कर दिया। अब आते हैं क्लास D2 बनाते हैं, क्लास D2, और इसको भी पब्लिकली इनहेरिट कराते हैं बेस से। पब्लिक INTC। तो बेस बन गया, D1 हो गया, D2 हो गया। अब चलो हम एक क्लास बनाते हैं D3 जो कि D1 और D2 दोनों से इनहेरिट कराते हैं। तो क्लास D3 कॉलन पब्लिक D2 D1 और पब्लिक D2, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग एक डेटा मेंबर डिफाइन कर दें INT टोटल, और ये बंद कर दिया।
ठीक है भाई। अब देखो एक्चुअली होगा क्या यहाँ पर कि बेस बना, बेस में ए था, D1 हम इनहेरिट कराए बेस से। अब D1 में मेरा क्या क्या आ गया, D1 का अपना मेंबर तो B है ही, और ये बेस से A को इनहेरिट किया हुआ है। मतलब D1 का अगर ऑब्जेक्ट बनेगा, या D1 का हम अगर बात करें मेमोरी स्ट्रक्चर का, तो इसमें दो मेंबर तुम्हारा हो गया पब्लिक में। एक तो उसका अपना मेंबर B हो गया, साथ ही एक A हो गया जो वो बेस से इनहेरिट किया था। वैसे ही D2 में आते हैं, पब्लिक बेस लिखे हैं, मतलब ये भी बेस से इनहेरिट हुआ है, इसका अपना मेंबर C है ही, और साथ ही ये बेस क्लास का मेंबर जो A है उसको भी इनहेरिट किया है। अब D3 में आते हैं कि ये D1 और D2 दोनों से मेंबर इनहेरिट किया पब्लिकली, मतलब D3 में B भी है, C भी है और A भी है, ये तीनों मेंबर हैं। तो अब अगर सवाल उठता है कि सपोज करो अगर हम मेन फंक्शन बनाएं, void मेन, और हम ऑब्जेक्ट बनाएं D3 का, मान लो D3 का ऑब्जेक्ट बना दें, सपोज करो D3 का ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए OB। अब हम OB के मदद से अगर A को एसेस करना चाहें, अगर हम कहें OB डॉट A कोई वैल्यू असाइन कर दें 25, तो दिस विल जनरेट एन एरर एज इट इज एन एम्बिग्यूअस केस। क्योंकि जैसे ही तुम A एसेस करोगे D3 की मदद से, A है इसमें, लेकिन तब सवाल उठता है कि भाई किसका A वो यूज करेगा। वो तो A D1 में भी देख रहा है, D2 में भी देख रहा है। ये जो इसका ऑब्जेक्ट है OB जो है, उसको A विजिबल है दोनों क्लास में, D1 में भी है, D2 में भी अवेलेबल है। तो अब अगर हम यहाँ OB डॉट A लिख रहे हैं, तो अब उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो किसका A यूज करे उसको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बाकी अब इसमें ज़्यादा प्रोग्राम हमको आगे लिखने का ज़रूरत नहीं है, ये केस ऑफ एम्बिग्यूटी हो गया। मतलब जहाँ जहाँ हम A को यूज़ करेंगे, जहाँ जहाँ हम A को यूज़ करेंगे इन स्टेटमेंट, वो सब स्टेटमेंट तुम्हारे लिए एरर जनरेट करेगा। तो इसका उपाय क्या है? तो इसका एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि इसके बदले हम ऐसा लिख दें, OB डॉट D1 स्कोप रिजोल्यूशन A। तब ये सॉल्व हो गया। क्योंकि अभी हम तुमको क्या कहे थे, ये केस ऑफ एम्बिग्यूटी है, मतलब ये पहचान नहीं पा रहा है कि हम किसका A यूज करें, D1 का कि D2 का। तो उसका एक उपाय हम ये कर दिए कि बता दिए कि भाई किसका A उसको यूज करना है। हम लिख दिए OB डॉट D1 A, तब वो D1 वाला A यूज करेगा, स्कोप रिजॉल्व हो गया। तुम चाहो तो यहाँ D2 भी दे सकते हो, लेकिन एक प्रॉब्लम अभी भी रह गया यहां पर कि भाई मल्टीपल कॉपी अभी भी इसमें दिख रहा है A का, अभी भी इसमें मल्टीपल कॉपी A का दिख रहा है। तो मल्टीपल कॉपी उसको न दिखे, इसका कोई उपाय है कि नहीं? तो इसका भी उपाय है। मल्टीपल कॉपी से हम लोग उसको रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय डिक्लेयरिंग दिस बेस एज वर्चुअल। वो जो बेस क्लास है वहां पर हम लोग उसको वर्चुअल बेस क्लास के रूप में अगर हम लोग यूज कर लें, तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो उसका स्टेटमेंट फिर कैसे हो जाएगा, मेरा प्रोग्राम में बदलाव क्या करना होगा, तो चलो उसको हम समझाते हैं। तो यहां जो हम पब्लिक बेस लिखे थे उसमें खाली थोड़ा सा चेंज कर दो, उसको लिख दो वर्चुअल पब्लिक बेस। वर्चुअल पब्लिक बेस, और यहां भी क्लास D2 में
वर्चुअल पब्लिक बेस। मतलब हम लोग कह सकते हैं जब दो या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट डिराइव किया गया है फ्रॉम अ कॉमन बेस क्लास, तो वी कैन प्रिवेंट मल्टीपल कॉपीज ऑफ बेस क्लास फ्रॉम बीइंग प्रेजेंट इन एन ऑब्जेक्ट derived from those objects by declaring the base class as virtual when it is inherited। जब हम लोग उसको इनहेरिट करेंगे तब उसको हम virtual डिक्लेयर कर देंगे। and this is accomplished simply by putting the keyword virtual before before the base class name when it is inherited। हम लोग जो बेस क्लास ने का नाम है उसके ठीक पहले वर्चुअल कीवर्ड लगा देंगे, बस इसी से मेरा काम हो जाएगा। तो अब अगर हम यहाँ पर से प्रोग्राम को बढ़ाएं, अब हम अगर क्लास D3 बनाते हैं, क्लास D3 पब्लिक D1 और पब्लिक D2, तो अब इसको मल्टीपल कॉपी नहीं दिखेगा बेस का, वो मेरा रिजॉल्व हो गया, केवल एक कॉपी बेस का इसको दिखेगा D3 को। ठीक है, तो इसमें हमारा था पब्लिक int टोटल, ये क्लास बंद कर दिए, void main। अब हम लोग यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट बनाएं D3 का OB, अब OB डॉट ए हम 25 कर दें। नाउ दिस इज वैलिड, करेक्ट, करेक्ट है, दे सकते हैं, कोई यहाँ पर केस ऑफ एम्बिगिटी नहीं होगा। ठीक है, B और C को भी कोई वैल्यू दे दो, OB डॉट बी इज इक्वल टू 50 एंड OB डॉट सी इज इक्वल टू मान लो दे दिए 75, कि D3 B को भी एसेस कर सकता है, C को भी कर सकता है, ये दोनों भी उसके पब्लिक मेंबर में ही आएगा, है ना। तो अब अगर हम OB डॉट टोटल को असाइन कर दें OB डॉट ए प्लस OB डॉट बी प्लस OB डॉट सी, तो इन तीनों का सम इसमें आ जाएगा OB डॉट टोटल में। अब डिस्प्ले करा दो, डिस्प्ले करा दो चाहो तो सबका वैल्यू, कि OB डॉट ए इज इक्वल टू OB डॉट ए OB स्लैश टी दे दिए, OB डॉट बी इज इक्वल टू OB डॉट बी, फिर OB डॉट सी, OB डॉट सी, और टोटल डिस्प्ले करा दो स्लैश एन, टोटल इज इक्वल टू OB डॉट टोटल, गेट CH और एंड। तो ये कंप्लीट प्रोग्राम हो गया। जब रन कराएंगे तो मेरे पास आउटपुट के रूप में क्या आएगा कि OB डॉट ए इज इक्वल टू 25, OB डॉट बी इज इक्वल टू 50, OB डॉट सी इज इक्वल टू 75, ये तीनों एक ही लाइन में आएगा। स्लैश टी यूज किए हैं हॉरिजॉन्टल टैब के लिए। इतना प्रिंट करने के बाद फिर नया लाइन में वो आ जाएगा कि टोटल इज इक्वल टू OB डॉट टोटल, ये डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो ये बात हो गया तुम्हारा वर्चुअल बेस क्लास के बारे में। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, लास्ट इसमें मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, याद करो शुरुआत में ही चैप्टर के टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के बारे में बताए थे कि ये ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। मतलब जैसे इसका उदाहरण हम ये भी लिए थे कि अगर कोई एक ऐसा खास गुण है जो किसी परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होता चला रहा है, जैसे मान लो कोई दाग हो या कोई खास चीज हो जो दादा में भी था, पिताजी में भी आया, बच्चे में भी आया, आगे भी बढ़ रहा है,
तो ये ट्रांजिटिव नेचर कहलाता है, गुण का ट्रांसफर होना पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इसी चीज को हम लोग प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं C++ में थ्रू मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के मदद से ट्रांजिटिव नेचर ऑफ इनहेरिटेंस हमारा सपोर्ट होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कब कहेंगे कि जब कोई क्लास इनहेरिट हुआ किसी एक क्लास से जो कि खुद इनहेरिट हो रहा है किसी अलग क्लास से, है ना। When a class C is inherited from a class B which is itself inherited from another class A, then this form of inheritance is called multi-level inheritance। और यहां पर क्या होगा कि A का जो भी प्रॉपर्टीज है, इनहेरिटेबल प्रॉपर्टीज, नॉट प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक, वो तुम्हारा C में भी आएगा वाया B। हाँ, बशर्ते हम उसको प्राइवेटली इनहेरिट ना कर लिए हो। इससे जब हम लोग इनहेरिट करेंगे, अगर मान लो प्राइवेटली इनहेरिट कर लेंगे, तब तो वो इसका मेंबर जो होगा इनहेरिट होकर के जो इसमें आएगा प्राइवेट में आ जाएगा, तब बाद में आगे इनहेरिट होगा नहीं। तो आप उसको पब्लिकली इनहेरिट कर लो या प्रोटेक्टेडली इनहेरिट कर लो, वो कर सकते हो, प्राइवेटली इनहेरिट नहीं करोगे। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि एक प्रोग्राम लेते हैं। जैसे मान लो हम कहेंगे, सपोज करो कि सबसे टॉप पर मेरा कोई क्लास है पर्सन, ठीक है, और पर्सन से हम एक क्लास इनहेरिट करा दें एम्प्लॉय, कि कुछ पर्सन ऐसा होगा जो एम्प्लॉय होगा, और एम्प्लॉय से हम एक क्लास इनहेरिट करा लें प्रोग्रामर। काहे कि एम्प्लॉय तो अलग अलग टाइप का होगा ना भाई, कोई मैकेनिक होगा, कोई मान लो मैनेजर होगा, कोई सेल्समैन होगा, कोई प्रोग्रामर होगा, कोई टेक्नीशियन होगा, इस तरह से। तो प्रोग्रामर, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी प्रोग्रामर अगर है तो वो एम्प्लॉय है और वो पर्सन भी है। तो प्रोग्रामर में तुम्हारा पर्सन का भी सारा चीज आएगा, एम्प्लॉय का भी आएगा, जो इनहेरिटेबल मेंबर रहेगा वो। तो इसी के लिए चलो एक प्रोग्राम से हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, हैश इंक्लूड iostream .h, hash include conio.h, hash include stdio.h। ये गेट्स पुट्स के लिए हम लोग ले रहे हैं। एक क्लास बनाए भाई, एक क्लास बनाए पर्सन नाम से। अब इसका नाम, कोई भी पर्सन है तो नाम तो कुछ ना कुछ होगा ही जरूर भाई। कैर नेम दे दिए, मान लो नेम का लेंथ दे दिए 20, और INT एज, चलो ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। पब्लिक में आ गए, void get data, cout नेम, नेम मांगे, गेट्स नेम, cout एज मांगे, cin एज, बंद कर दो। गेट डेटा हो गया। अब डिस्प्ले कराने के लिए भी एक फंक्शन बना दो, void डिस्प्ले नाम से बना देते हैं फंक्शन। चलो void डिस्प्ले cout नेम पुट्स नेम, और नेम के बाद हम डिस्प्ले करा दें एज, उसका एज। ये बंद, क्लास बंद, ठीक है। ये मेरा पर्सन पर काम हो गया, ठीक है, कि एक क्लास बनाए पर्सन, नाम एज एंटर कराए, फंक्शन बनाए उसको एक्सेप्ट करने के लिए डेटा वैल्यू, डिस्प्ले करने के लिए। वही सिंपल सा प्रोग्राम रख रहे हैं। वी आर नॉट गेटिंग इनटू कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स।
कीपिंग द थिंग्स सिंपल एंड इजी। तो पर्सन हो गया। अब आते हैं, चलो एक क्लास हम लोग बनाते हैं, क्लास एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नाम से, और पब्लिक पर्सन, पर्सन से पब्लिकली इनहेरिट करा लिए भाई। हाँ, तो यहाँ पर चलो एक ही मेंबर रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं। फ्लोट सैलरी, सैलरी इसमें हम लोग इनपुट करा लिया। एम्प्लॉय है तो सैलरी होगा ही कुछ ना कुछ, तो फ्लोट में सैलरी ले लिए। अब पब्लिक में आते हैं, वॉइड गेट डेटा। अब तुम कहोगे सर उसी नाम से फंक्शन बना रहे हैं जो पिछले में बनाए थे। बना सकते हैं, तुम चाहो तो वहाँ पर अलग नाम से भी फंक्शन बना सकते हो, है ना। लेकिन दोनों केस में तुमको ये फंक्शन या तो यहाँ कॉल करना होगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट बना के करना होगा। अगर दूसरे नाम से फंक्शन बनाओगे तब तुमको इसको भी अलग से कॉल करना होगा, इसको भी अलग से कॉल करना होगा। या फिर दूसरे नाम से फंक्शन बनाओगे भी तो यहाँ पर तुम ये फंक्शन कॉल कर सकते हो, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अभी अगर हमको इसको कॉल करना होगा तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर की मदद से करना पड़ेगा। और अगर यहाँ डिफरेंट नेम से फंक्शन बनाएंगे तो डायरेक्ट नाम दे देंगे इस फंक्शन का, तो भी कॉल हो जाएगा। आया बात समझ में। तो अभी हम कह रहे हैं कि जैसे पर्सन का गेट डेटा हम पहले कॉल कर लें, तो यहाँ देंगे पर्सन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा। तो पहले क्या करेगा, ये मांगेगा उसका नाम और एज। अब हम उसका सैलरी एंटर कराने, सैलरी मांगने के लिए दे दें कि सी आउट सैलरी, सी इन सैलरी, ये मेरा हो गया। वॉइड डिस्प्ले, हाँ तो हम ये कह रहे थे कि अगर यहाँ पर अलग नाम से फंक्शन रहेगा ना, तो तुमको ये देने का जरूरत नहीं है, केवल इतना भी दे दोगे तो तुम्हारा फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, बशर्ते यहाँ पर अलग नाम हो, ठीक है। वॉइड डिस्प्ले में आते हैं, तो फिर पर्सन का डिस्प्ले पहले कॉल कर लें, पर्सन डिस्प्ले, और फिर यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले करा दें सैलरी। ये बंद और ये क्लास बंद। पर्सन से एम्प्लॉय इनहेरिट हो गया। अब एम्प्लॉय से इनहेरिट कराएंगे प्रोग्रामर, तो चलिए एक क्लास बनाए, फिर क्लास प्रोग्रामर पब्लिक एम्प्लॉय, और इसमें एक मेंबर रख लें INT नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, NOP कर देते हैं शॉर्ट में, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो पब्लिक, इसमें भी उसी नाम से दे दो, वॉइड गेट डेटा, वॉइड गेट डेटा। क्या करेंगे, तो एम्प्लॉय का गेट डेटा कॉल कर लेंगे पहले, एम्प्लॉय गेट डेटा। अब मांगेंगे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मांगे, सी इन NOP, ये बंद कर दिए। अब वॉइड डिस्प्ले इसमें भी बना दें, वॉइड डिस्प्ले, तो एम्प्लॉय का डिस्प्ले कॉल करना पड़ेगा पहले, एम्प्लॉय स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर डिस्प्ले,
और फिर हम लोग डिस्प्ले कर दें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स NOP, और ये बंद और ये क्लास बंद। ठीक है, अब आते मेन में। तो देखो अभी एक्चुअली यहां पर हो क्या रहा है कि हम लोगों ने क्लास बनाया पर्सन। पर्सन में जितना भी डिटेल था वो दे दिया आदमी से रिलेटेड, जैसे मान लो नाम और उसका एज दे दिया हम लोग। यहाँ दो फंक्शन बना दिए, दो फंक्शन बना दिए उसके नेम और एज को एंटर करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है भाई। फिर हम लोगों ने एक बनाया क्लास एम्प्लॉय, जो कि पर्सन से इनहेरिट किया मेंबर उसका। तो इनहेरिट किसको करेगा? तो फंक्शन को करेगा, क्या कि ये तो प्राइवेट है। तो वो इनहेरिट किया, प्लस इसका अपना एक मेंबर रख दिया सैलरी। तो अब गेट डेटा में हम पहले इसका गेट डेटा कॉल किए, फिर यहाँ पर सैलरी एंटर कराए, सैलरी एंटर हो गया, डिस्प्ले कराए तो इसका भी पहले डिस्प्ले कॉल किए, तब इसका सैलरी डिस्प्ले करा दिए। ठीक है। नेक्स्ट फिर हम आए कि एक प्रोग्रामर बनाए जो कि एम्प्लॉय को केवल इनहेरिट किया। तो एम्प्लॉय को जब इनहेरिट किया तो वो ऑटोमेटिकली इसको भी इनहेरिट करेगा, इसके भी मेंबर को वो इनहेरिट करेगा। ठीक है। हालांकि हम लोग इसके मेंबर पर डायरेक्ट यहाँ काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग इस पर काम कर रहे थे, इसके गेट डेटा को कॉल किए, जो कि इंटर्न इसके गेट डेटा को कॉल किया था। लेकिन हम चाहें तो इसमें भी इसका गेट डेटा कॉल कर सकते हैं, वही सेम पर्सन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर गेट डेटा दे देंगे, काम हो जाएगा। ठीक है। लेकिन क्योंकि वो हम यहाँ पर ऑलरेडी कॉल कर चुके हैं तो उसको अलग से कॉल करने का जरूरत आपको नहीं है, यहीं से मेरा काम हो जाएगा, दोनों का वो डेटा ले ही लेगा। तो वो हो गया। अब इसको यूज करने के लिए क्या करेंगे कि भाई प्रोग्रामर का एक ऑब्जेक्ट बना दिए हम। प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट मान लो बना दें P। ठीक है। अब डिस्प्ले करा दें कि एंटर डिटेल्स, एंटर डिटेल्स /n, डिटेल एंटर कराए। तो डिटेल एंटर कराने के लिए गेट डेटा कॉल करेंगे, तो P डॉट गेट डेटा कॉल कर लिए। ठीक है। तो इससे क्या हुआ, प्रोग्रामर का सारा डिटेल आ गया। अब डिस्प्ले करा दो डिटेल्स एंटर्ड R, डिटेल्स एंटर्ड। तो अब डिस्प्ले करा दो void डॉट डिस्प्ले कॉल कर लो, गेट ch और एंड। ठीक है। तो यहां पर हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। एग्जीक्यूट कैसे होगा, तो ये प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट P बना। तुमको सबसे पहले स्क्रीन पर क्या आएगा कि भाई एंटर डिटेल्स, सबसे पहले ये आएगा एंटर डिटेल्स। तो अब एंटर डिटेल के बाद आया P डॉट गेट डेटा, गेट डेटा में आया तो ये एम्प्लॉय का गेट डेटा कॉल किया, फिर ये पहले पर्सन का गेट डेटा कॉल किया। तो तुमको सबसे पहले मांगेगा नेम, तुम नेम एंटर करोगे, फिर मांगेगा एज, एज एंटर करोगे, इससे बाहर आया। अब आया यहाँ सैलरी मांगेगा, सैलरी एंटर करोगे, सैलरी में जाएगा, फिर यहाँ आएगा गेट डेटा में बाकी ये दोनों स्टेटमेंट भी बचा हुआ है। तो नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स मांगेगा, आपने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट एंटर कर दिया। तो ये तुम्हारा गेट डेटा का काम पूरा हो गया। अब अगला स्टेटमेंट आया डिटेल्स एंटर्ड, डेटा एंटर कर दोगे, फिर नेक्स्ट लाइन में तुमको आएगा डिटेल्स एंटर्ड का बात। तो अब उसमें क्या होगा कि P डॉट डिस्प्ले में गए, तो P डॉट डिस्प्ले में आए तो पहले इंप्लॉय वाला डिस्प्ले में गया, यहाँ आया तो पर्सन वाला डिस्प्ले में गया। तो पहले वो डिस्प्ले करेगा नाम, फिर एज, फिर इसके डिस्प्ले में आया सैलरी डिस्प्ले करेगा, फिर इसके डिस्प्ले में आया नंबर ऑफ प्रोजेक्ट डिस्प्ले करेगा, जो भी तुमने एंटर करा है इसके पहले वाले स्टेप में वहां पर। ठीक है।
तो इस तरह से मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पर काम होगा। और यहाँ पर हमारा इनहेरिटेंस चैप्टर कंप्लीट होता है। नेस्टिंग ऑफ क्लास बुक में दिया हुआ है, जो कि हम लोग नेस्टिंग ऑफ क्लास पर काम कर चुके हैं पहले भी, नेस्टेड क्लास के रूप में, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट पर। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस टॉपिक कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिर डेटा फाइल हैंडलिंग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उस पर फिर हम लोग काम करेंगे। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।